Dear students, I am Dr. Gaurav, founder of UPSC Super Simplified. In this video, we will discuss GS1 Mains PYQs analysis and 25 plus repeated themes. Fine. So at least 25 themes है जो बार बार पूछी गई है. ठीक है, डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है. उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनका लिस्ट भी दिया हुआ है हर टॉपिक के बाद में. ठीक है. सो आर्ट एंड कल्चर, ये पहला पार्ट है आपका हिस्ट्री का. ठीक है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है. बट आर्ट एंड कल्चर से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आया है. ऑन द अदर हैंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वहां से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं. वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री के है एक का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते भी है और रिपीट भी होते हैं. अराउंड 21 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक. ठीक है, 2021 का एग्जाम तक 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो गांधारा आर्ट, द क्वेश्चन वाज गांधारा स्कल्पचर ओड एज मच एज टू द रोमन as to the Greeks. Explain. Fine. 2014 question. Then 2019 question got repeated. In 2019 में क्वेश्चन सिर्फ वर्डिंग चेंज किया और क्वेश्चन रिपीट हो गया. क्या क्वेश्चन है? हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेसियो-बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट. ठीक है. सो गांधारा आर्ट में जो इम्पैक्ट हुआ है सेंट्रल एशियन और ग्रेसियो-बैक्ट्रियन एलिमेंट्स का, इनके लिए पूछा है. ठीक है. तो पॉइंट इज कि गांधारा आर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, अगर 5 साल के बाद एक एग्जाम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में, प्रोबेबली 2023 में या फिर 2022 में क्वेश्चन फिर से आ सकता है. ठीक है, सुनो, दिस इज द पॉइंट, दिस इज गांधारा आर्ट. सेकंड इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3. ओके, सिर्फ थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा क्वेश्चन में भी चेंज हुआ है, लेकिन थीम से रिपीट है. और पर्टिकुलरली सूफी मूवमेंट से भी ज्यादा भक्ति मूवमेंट में क्वेश्चन ज्यादा और पूछा है. ठीक है, तो क्वेश्चन इज Sufis and the medieval mystic saints failed to modify either religious ideas and practices or the outward structure of Hindu and Muslim societies to any appreciable level. Comment. 2014 का क्वेश्चन है. क्या पूछा है कि सूफी और मेडिवल सेंट्स, मतलब कि भक्ति मूवमेंट के सेंट्स, इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है. किस पे इंपैक्ट नहीं हुआ है? तो आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी, जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर है उस पर नहीं हुआ है. कमेंट करना है. ठीक है, तो कमेंट करना है मतलब कि इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना ही है, इसका जरूरी नहीं है. आइदर इसको अपन सपोर्ट भी कर सकते हो या फिर कुछ आर्गुमेंट्स देके इसको अपोज भी कर सकते हो. ठीक है. सो सूफी एंड मेडिवल सेंट मिस्टिक सेंट्स आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकंड टॉपिक था द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. डिस्कस. 2018 का क्वेश्चन है. अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे पूछ लिया. नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क अबाउट द कबीरा, नानका, नाल देद, जो इस तरीके के जो ये भक्ति सेंट्स है उनके बारे में पूछ सकते हो. सिर्फ पर्सनैलिटी चेंज हो गई. तो पॉइंट इज कि भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स है उनके बारे में आपको पता चाहिए. वैसे ही सूफी मूवमेंट के जो सेंट्स है उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया चाहिए. देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है. एंड अदर थिंग इज, अगर आपको इनके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है बट आपको पता है कि भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट आप भक्ति मूवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो. और कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखोगे तो 0 नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आपको मिलेगा 2 मार्क्स आउट ऑफ 10. और ये 2 मार्क्स जो है ना, ये बहुत की रोल प्ले करता है. तो हमेशा फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में है, पूछा हुआ है इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. भक्ति लिटरेचर का इवेल्युएट करो, नेचर इवेल्युएट करो. क्या क्या आता है इसमें? कबीर के दोहे आते हैं. ठीक है, गुरु नानक ने जो दोहे लिखे हैं वो आते हैं. ठीक है, महाराष्ट्र धर्मा, महाराष्ट्र के जो सेंट्स है जिन्होंने अभंग लिखे हैं वो भी यहाँ आता है. ऑल दीज यू कैन मेंशन. वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ठीक है, और किस किस लैंग्वेज को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो. अवधी को मेंशन ये कर सकते हो, सिखिज्म जो गुरुमुखी है उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, मराठी के बारे में मेंशन कर सकते हो, राजस्थानी के मारवाड़ी के बारे में मेंशन कर सकते हो. ऑल दीज यू कैन मेंशन. ठीक है. So only thing is Bhakti and Sufi movements are important. Kindly prepare it properly. तो बाकी जो है ये 2 पॉइंट्स हमने रिपीटेड चेक किए और ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आर्ट इन स्टोन एज 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. एक बार मेसोलिथिक आर्ट पे आया है और एक इन जनरल आर्ट स्टोन आर्ट पे आया है. देन एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रोल किस तरीके से है आज के सिटी प्लानिंग में, ये पूछा हुआ है. या फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो एलिमेंट्स है
वो आज भी किस तरीके से कंटिन्यू है वो पूछा गया है, मतलब 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देन फॉरेन अकाउंट्स में चाइनीज और जो अरब ट्रैवलर्स है उनका किस तरीके से इम्पैक्ट मतलब कि रोल है इसके बारे में पूछा है। अब इस बार चाइनीज और अरब के बारे में पूछा है, नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क द एनीथिंग एल्स, ओके, अदर किसी और ट्रैवलर के बारे में पूछ सकते हैं। देन बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुद्धिस्ट आर्ट पे, स्तूप आर्ट पे, सो बुद्धिज्म इज इंपॉर्टेंट। और बुद्धिज्म अलॉन्ग विद बुद्धिज्म जो जैनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन तमिल लैंग्वेज संगम लिटरेचर पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो अब जब भी पढ़ाई करोगे, आर एस शर्मा पढ़ोगे, नितिन सिंघानिया पढ़ोगे, उसमें से ये जो पॉइंट्स है ये अच्छे से पढ़ लेना, इनको नोट डाउन करके रख दो। गुप्ता पीरियड का आर्ट एंड कल्चर है, चोला पीरियड का आर्ट एंड कल्चर है, मेडिवल लिटरेचर है, विजयनगर का आर्ट एंड कल्चर है। ये 9 पॉइंट्स जो है ना ये पहले प्रिपेयर कर लेना, बाकी का भी करना है लेकिन इन 9 को पहले प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, मॉडरेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है 2 बार, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन आया। 2017 में क्वेश्चन आया, why did moderates fail to carry a conviction with the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of the 19th century? Moderates, to what extent did the role of the moderates prepare the base for the wider freedom movement? Comment. अब देखो जिसने 2017 का पेपर एनालिसिस किया होगा उसको पता है कि मॉडरेट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उनके लिमिटेशन पूछ लिए थे, तो एटलीस्ट उस स्टूडेंट ने अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो उसने तो उनका कंट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया होगा, तो 2021 में आसानी से उसने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। द ओनली थिंग इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो थीम्स है उनको पहले प्रायोरिटी से प्रिपेयर करना है, ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज 1920s एंड न्यू विजन, 3 बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, बहुत फेवरेट यूपीएससी का, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवरेट है गांधी जी और 1920 बहुत फेवरेट। तो ये 2017 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन, ठीक है। ये 2-2 साल, 1-1 साल के गैप के बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है और सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडेड इन द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस द 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी, सिंस द 20s, ठीक है। जो 1920s का जो पीरियड है ना इसके बाद में तो कौन सा आया है, लेफ्ट मूवमेंट डेवलप हुआ था, गांधीयन फेज डेवलप हुआ था, ठीक है। देन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट डेवलप हुआ था, देन वर्कर से इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था, उसके बाद में पीजेंट्स बढ़ गए थे, ठीक है। देन इतना ही नहीं तो इवन कैपिटलिस्ट जो क्लास था दैट आल्सो सपोर्टेड इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम दिस पीरियड, ठीक है। सो 1920s के ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है पर्टिकुलरली 1920s 1930s 1930s टू 1940s बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। उसके बाद में मेनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, ठीक है। गांधीयन फेज कहां से स्टार्ट होता है, 1914 से स्टार्ट हुआ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो मेन जो मूवमेंट हुआ है दैट स्टार्टेड इन 1920s, ठीक है। इनिशियली तो बेस ही बना रहे थे, तो अगेन 1920s के बाद का जो पीरियड है और जो मेनी वॉइसेस है इंपॉर्टेंट है। मेनी वॉइसेस मैंने बता दिया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे वुमन भी है, ठीक है, वुमेन्स के बारे में मेंशन कर सकते हो। देन सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स देयरबाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। सोशल बेस कैसे, तो अगेन यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिया है। 10 मार्क के लिए भी क्वेश्चन है ना कि 150 वर्ड में लिखना मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए सीधा डायग्राम बनाना पड़ेगा और एक का आइडियोलॉजी और एक का कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, ओके। सो 1920s और न्यू विजन न्यू ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करती है यूपीएससी, क्वेश्चंस वही पूछती है, ओनली थिंग इज वर्डिंग चेंज कर देती है और इनको इंटरप्रेट करना ही थोड़ा मुश्किल रहता है, नहीं तो टॉपिक कुछ नए नहीं रहते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गांधी जी। जैसे मैंने पहले ही बताया गांधी जी बहुत फेवरेट यूपीएससी के, ठीक है, इनको प्रिपेयर करके जाना। नॉट ओनली हिस्ट्री में, इवन आपके सोसाइटी के क्वेश्चन में गांधी जी आते हैं, उसके बाद में इथिक्स के क्वेश्चन में भी गांधी जी आते हैं, तो गांधी जी तो करके ही जाना है। तो क्वेश्चन वाज महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग अ डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज हैड कॉमन गोल टू एमेलियोरेट द डाउनट्रोडन इलुसिडेट। ये क्वेश्चन एक्चुअली सोसाइटी में पूछा हुआ है, जो GS1 का जो सोसाइटी का पार्ट है ना उसमें पूछा हुआ है 2015 में। बट कि इस क्वेश्चन को आप आपके राजू हेड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट इज कि आपको सोसाइटी लिख के कुछ डिफरेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजू हेड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने हिस्ट्री में दे दिया। सेकंड क्वेश्चन था हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन स्ट्रगल, ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस जी पूछ लिया है, ओके। ये 2016 का क्वेश्चन, 2015 हो गया, 2016 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है पता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी गांधी जी वर्सेस रविंद्रनाथ टैगोर इन एजुकेशन। देन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि गांधी जी वर्सेस पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी वर्सेस पटेल जी। ओके, इनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे या फिर जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस थे उन सब के बारे में हम लिख सकते हैं, उन सब के बारे में यूपीएससी पूछ भी सकती है। तो ओनली थिंग इज कि 2 बार हिंट दे दिया है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है इसी पे। फिर से गांधी जी, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट द महात्मा गांधी डिस्कस। यहाँ पे ना थोड़े क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछते हैं ये, कि अगर गांधी जी नहीं होते तो इंडियन अचीव मतलब कि कैसे डिफरेंट होता। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। वैसे तो हिस्ट्री में ये जो रहता है ना, इफ नॉट, ये काम नहीं करता है, इफ बट वाला जो चक्कर रहता है, बट यहाँ पे पूछा है, आप करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हो, गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी दैट वाज अबाउट सत्य, अहिंसा, ठीक है, सत्याग्रह, इन सब चीजों के बारे में लिख सकते हो। इसने किस तरह से मास बेस डेवलप किया इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल मूव्स है जो बहुत स्मार्टली ली है, उनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में लिख सकते हो। और एक चीज बताता हूँ, यूपीएससी पूछती है, इसका मतलब ये नहीं यूपीएससी की फेवरेट है। एक्चुअली गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली टू द नेशनल मूवमेंट, लेकिन बाकी भी जो फील्ड्स है इनके बारे में भी जब भी टाइम मिले तो पढ़ो। ओके, बहुत कुछ चीजें हैं सीखने के लिए गांधी जी से। आपके जो लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उन सब में फायदा होगा। सो दिस वाज 2015 क्वेश्चन। 2018 क्वेश्चन है, थ्रो द लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। ठीक है, महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे तो इनका आज सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से थॉट्स थे। अगेन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, नई तालीम, ठीक है, इन सब के बारे में, सर्वोदय, राम राज्य, सभी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपके सोशल डेवलपमेंट, देन जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है वो दलित के लिए, ट्राइबल्स के लिए कैसे रोल कर सकता है, उसके बाद में गवर्नेंस में कैसे कर सकता है, ऑल दिस, ठीक है, सब तरफ अप्लीकेबल है। तो गांधी जी को अच्छे से पढ़ना, और नॉट ओनली हिस्ट्री के लिए बट इथिक्स के लिए भी अच्छे से पढ़ लेना। वहां पे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बॉस। क्वेश्चन इज, हाँ, अभी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में हमने बात किया था, तो क्वेश्चन आ गया 2021 में। Bring out the constructive programs of Mahatma Gandhi during non-cooperation movement and civil disobedience movement। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के पीछे का थियरी बताता हूँ क्या था। क्या है ना कि एक बार मूवमेंट खत्म होने के बाद लोगों के अंदर का एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। तो व्हाट, गांधी जी ही वाज वेरी स्मार्ट, रियली स्मार्ट। इन्होंने क्या किया कि वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का क्या होता था कि लोग एंगेज रहते थे मूवमेंट से, तो मूवमेंट कभी ब्रेक नहीं होता था। ठीक है, मे बी पहले एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा है बट एंथुसियाज्म देन कंटिन्यू रहता था, देन अगेन जब मूवमेंट स्टार्ट होता था तब एक ऊपर फिर से कंटिन्यू, फिर से। ये क्यों होता था, बिकॉज यहाँ पे गांधी जी हमेशा लोगों के साथ एंगेज थे। ओके, इन्होंने सोशल बेस जो था मूवमेंट का वो बहुत वाइड किया। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉडरेट्स वाला क्वेश्चन देखा तो वहां पे प्रॉब्लम था कि दैट वाज एलाइटिस्ट, लेकिन गांधी जी जो एक नॉर्मल लोग हैं, जो ऐसे गरीब लोग हैं वैसे रह रहे थे, उनके जैसे दिखते थे, उनके जैसे बात करते थे, उनके जैसे कपड़े पहनते थे, उनके जैसे खाना खाते थे। वो जो एलाइटिस एलिमेंट था ना वो नहीं था, लोग उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, दैट वाज द थिंग। ठीक है, और लीडरशिप के लिए भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यू शुड मेंशन अबाउट, जब भी लीडरशिप के लिए आता है ना तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। देन रोल ऑफ वुमन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो 2013 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, वर्डिंग चेंज किया है, एज इट इज क्वेश्चन है। देख लो, डिफाइन द बैरियर्स ऑफ एज एंड जेंडर एंड द रिलीजन, इंडियन वुमेन बिकेम द टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इन इंडिया, डिस्कस। 2013 का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ वुमन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। ठीक है, यहाँ पे गांधीयन फेज के बारे में पूछा हुआ है और यहाँ पे इन जनरल पूछा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया होता ना 2013 में, किसी बच्चे ने, 2016 में फ्री के मार्क्स थे। ठीक है, और ये फ्री के मार्क्स जो है वही उठाने हैं, वही आपको पास कराएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगेन फेवरेट टॉपिक, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2015 में और 2016 में, 1 साल का गैप दिया है सिर्फ। ठीक है, क्या है, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द इंडियन independent India in just 3 years, but for the experience gained with the Government of India Act 1935 discuss। The thing is कि पॉलिटी का किताब अगर उठाओगे लक्ष्मीकांत तो वहां पे दिया हुआ है कि किस तरीके से जो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहां से कैसे मेजोरिटी ऑफ आर्टिकल्स लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्वेश्चन इज ओनली अबाउट दिस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रोल क्या रहा है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में।
सेकंड क्वेश्चन है 2016 का, दूसरे साल, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। ठीक है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसने प्रोवाइड किया था नहीं किया था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो एक्चुअली 1932 का एक्ट का जो फेडरल प्रोविजन है ना, ये कभी एग्जीक्यूट किया ही नहीं गया क्योंकि प्रिंसेस ने अपोज किया था। सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इज इंपॉर्टेंट। सो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 टॉपिक्स दिया है, तो उसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, अब यहाँ पे आपका ट्रेन ऑफ वेल्थ आ गया। देन कैसे हैंडीक्राफ्ट डेवलप, मतलब हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। देन इसके बाद में जो है टैक्सेशन पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है, ये सारे पॉइंट है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। उसके बाद में है ड्रॉट वाला पॉलिसी जो है, ठीक है, ड्रॉट्स कैसे बढ़ने लग गए, ठीक है, ह्यूमंस की वजह, मतलब कि इनके पॉलिसीज की वजह से। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। देन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है, तो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल तो इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है, वो एक बार देख लेना और एडिशनल भी कर सकते हो। ये कहाँ से करोगे, राजू अय्यर का जो अपेंडिक्स है वहां पे लिस्ट दिया हुआ है, वहां से पढ़ लो। वहां पे भी कौन से, तो इंपॉर्टेंट पढ़ना है। डलहौजी हो गया, डलहौजी के बारे में पढ़ सकते हो, इरविन के बारे में पढ़ सकते हो, इन्हीं के बारे में पढ़ो। जो छोटे छोटे है ना, उनको सिर्फ प्री के लिए पढ़ना, मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आया, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। रिफॉर्म्स मूवमेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन ट्रांसफर ऑफ पावर है 1947 के बाद में। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन 5 टॉपिक को जो है, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उनको पहले प्रिपेयर कर लेना, बाकी चीजें बाद में कर सकते हो। अब है सोसाइटी। सोसाइटी में कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं, तो ये कल्चरल पॉकेट्स, कल्चरल यूनिट्स एज इट इज पूछे हुए क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फॉर्म अ कल्चरल यूनिट्स rather than the states? Give a reasons which examples for your viewpoint. 2017 क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, do we have the cultural pockets of a small India over the nation? Elaborate with the example. ठीक है, यहाँ पे कल्चरल यूनिट्स पूछ लिया, यहाँ पे कल्चरल पॉकेट्स पूछ लिया, ठीक है। अब बात बता दो क्या है ये कल्चरल पॉकेट्स, कल्चरल यूनिट्स का मीनिंग क्या है। हमने सोचा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट है, लिंग्विस्टिक स्टेट है, तो अगर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हो, तो महाराष्ट्र का ओवरऑल कल्चर सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जो वेस्टर्न साइड में कल्चर है दैट इज द डिफरेंट, जो ईस्टर्न साइड में कल्चर है दैट इज द डिफरेंट। विदर्भ का कल्चर अलग है, मराठवाड़ा का कल्चर अलग है, ठीक है। अब जो पार्ट है नॉर्दर्न महाराष्ट्र और साउथर्न गुजरात, इनका कल्चर बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, जो बॉर्डर वाला एरिया है। सेम वे जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहां पे अलग अलग है, तुलुनाडु का डिमांड है। सो ऑल दीज आर अबाउट द कल्चरल पॉकेट्स, कल्चरल यूनिट्स। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बता दिया गया है कि कल्चरल पॉकेट्स, कल्चरल यूनिट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ अ डाइवर्सिटी इन इंडिया, रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन द बिल्डिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, 2015 क्वेश्चन है। क्या लिख सकते हैं 4 कल्चरल एलिमेंट्स? लैंग्वेज है, उसके बाद में रिलीजन है, देन उसके बाद फेस्टिवल्स है, ठीक है, फूड है, ड्रेसिंग है, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 ही पूछा है, तो 4 हम मेजॉरिटी लिखे। 2015 क्वेश्चन था। देन व्हाई इज इट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द सब कॉन्टिनेंट, एलेबोरेट योर आंसर। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? ये सारे जो पॉइंट है ना, जो यहाँ पे 4 कल्चरल एलिमेंट्स के अंडर लिखे, ये यहाँ पे लिख दो, हो गया आंसर तैयार। ठीक है, तो ओनली थिंग इज कि वर्डिंग चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही आता है। सिर्फ अगर अच्छे से देखो, आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर अच्छे से डेवलप हो गया तो एग्जाम क्रैक करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, जितना एक जो बनाया हुआ है ना मिथ, उतना नहीं है। चीजें रिपीट होती है और इनको प्रिपेयर करके जा सकते हो घर से। अब अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स, 2 बार सवाल पूछा गया है। डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर अर्बनाइजेशन की एग्जांपल लेना है तो मैं लूंगा पुणे, मैं लूंगा बैंगलोर, देन आई विल डिस्कस अबाउट दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, चेन्नई, ये सारे मैं के बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या सोशल प्रॉब्लम्स हुआ है इसके बारे में लिख सकता हूँ। 2017 क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ सिटीज ऑफ IT हब्स हैज ओपनड अप न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं। सब्सटेंशिएट
अब ये बताओ, ये सारी चीजें आईटी हब नहीं है? पुणे में आईटी हब है, नोएडा में आईटी हब है, देन बेंगलोर में आईटी हब है। यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस क्वेश्चन में लिख नहीं सकते हो आप, 2017 क्वेश्चन में लिख सकते हो। ठीक है, तो ओनली थिंग इज कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक बार डेवलप हो गया तो सेम पॉइंट से उन्हीं को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, आसान है। अर्बन फ्लड्स का क्वेश्चन है। अब द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन इज कि 2016 में पहले दिन जीएस 1 में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, और दूसरे दिन जीएस 3 में क्वेश्चन पूछा था। जीएस 1 में जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज अंडर जियोग्राफी, जीएस 3 में जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पॉइंट इज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्बन फ्लड्स इस साल भी हुए हैं अलग अलग जगह पे, सो यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक प्रॉपर्ली। अब ये हो गया 2016 2000, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। मेजर सिटीज इन इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस। ठीक है, अर्बनाइजेशन का इशू है। सेकंड क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स, डिस्कसिंग द रीजंस ऑफ द अर्बन फ्लड्स, हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर द प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग द सच इवेंट। एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, एक इंडिया का मैप बना लो, इंडिया के मैप में बता दो कहाँ कहाँ पे अर्बन फ्लड्स हुए हैं, ईयर्स लिख लो, उसके साथ में उसके रीजंस लिख लो, और उसके जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है वो लिख लो। दोनों क्वेश्चन में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला दे सकते हो। ठीक है, बट द थिंग इज कि वही चीजें हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके आंसर लिख सकते हो। उसके बाद में 2020 का क्वेश्चन है, अकाउंट द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे, सजेस्ट द लास्टिंग रिमेडियल मेजर्स। अर्बन फ्लड्स का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 2016 2020 में भी, 2024 या 2023 में भी क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा। सो अर्बन फ्लड इंपॉर्टेंट है बॉस, उसको अच्छे से कर देना। नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो। व्हाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ इंडिया हैव एडवर्स सेक्स रेशो फॉर द वुमन, गिव योर आर्गुमेंट। 2014 क्वेश्चन है कि वुमन का जो सेक्स रेशो है वो कम क्यों है इन कंपैरिजन टू मेल। 2015 क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स शो दैट द सेक्स रेशो इन अ ट्राइब्स in India is more favorable to women than a sex ratio among the scheduled caste। 2015 क्वेश्चन है। पहले बार पूछ लिया है आपको एक डेवलप प्रॉस्परस रीजन्स के बारे में, दूसरी बार पूछ लिया है आपको ट्राइब्स के बारे में, बट द थीम इज सेम। ठीक है, अगर सेक्स रेशो कितना है इसका डाटा स्टैटिस्टिक्स तैयार कर ले तो उसके पीछे के रीजन्स प्रिपेयर कर ले तो आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो रहा है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में रिपीट हो रहा है। ठीक है, थीम एज इट इज रिपीट हो रही है। ठीक है, सो जब भी पॉपुलेशन पढ़ रहे हो तो पॉपुलेशन में पहले सेक्स रेशो वाला टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, टाइम बच जाएगा। अगर बाकी टॉपिक छोटे भी है इसे पहले कर दो। देन सेक्युलरिज्म, हाउ डू द इंडियन डिबेट ऑन द सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डिबेट्स। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का बॉस, ये जो सेक्युलरिज्म वाला क्वेश्चन है ना बार बार पूछते हैं। हाउ डू इंडियन डिबेट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफर फ्रॉम द डिबेट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, इंडियन वर्सेस वेस्ट का डिबेट पूछ लिया। देन 2018 क्वेश्चन है, हाउ डू इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, घर से अगर तैयार करके गए ना तो जैसा का वैसे आंसर लिख सकते हो, कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब 2019 में थोड़ा इनोवेशन किया, क्या किया, फट किया ना, फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। और फ्रांस कहां पे है, फ्रांस वेस्ट में है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्डिंग चेंज करते हैं, थोड़ा पैराफ्रेज कर दिया, क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, बिकॉज की थीम्स वही है। ओके, इंपॉर्टेंट थीम्स रहती है वो बार बार पूछी जाती है, उनके बारे में हमें वैसे ही डील करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ना कि मैं बता देता हूँ एक बार कि जो इंडिया में जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का दैट इज अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है जो रिलीजन वाले सेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है तो लगा सकते हैं। ठीक है, देन अगर कोई देवदासी वाला सिस्टम है जो अगर गलत है तो उसके आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट पास कर सकता है। बट जो वेस्ट में है ना दैट इज अ कंप्लीट सेपरेशन, दैट इज नेगेटिव कंसेप्ट कि वहां पे रिलीजन में कुछ भी हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है एज सच। ठीक है, सो दैट इज अ सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2013 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन। पहले पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजेड पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, पहले बार एजेड पॉपुलेशन पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट्स पूछा था, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पूछ लिया, यहाँ पे एजेड पॉपुलेशन पूछा था, यहाँ पे वुमन पूछ लिया। ठीक है, अब मैं ना एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये मैं अभी प्रेडिक्ट कर देता हूँ। वो पूछेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स बता दो इंडियन यूथ पे, ठीक है, या फिर दे कैन आस्क यू अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट क्या है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ग्लोबलाइजेशन ओनली। इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट होते हैं, इनको प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले। अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है, यूज करो। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, इन इंडिया। 2016 क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन हैज जनरली said to promote a culture homogenization, but due to this cultural specificities appear to be strengthened in the Indian society. Elucidate 2018। 2019 का क्वेश्चन है, we are losing our local identity for the global identity. Is diversity and pluralism in India is under threat? ठीक है, diversity and pluralism is under threat due to the globalization. Justify your answer 2020। 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ब्यूटी 2016, 2018, 2019, 2020। ठीक है, और चारों बार जो थीम है क्वेश्चन का वो सेम है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से जो इंडियन ये है सोसाइटी है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे कल्चरल वैल्यूज पे इम्पैक्ट कर रहा है। कहीं पे वो पूछ रहे हैं कि कहीं पे होमोजेनाइजेशन आ रहा है, और कहीं पे है कि जो हमारे जो आइडेंटिटीज है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट आइडेंटिटीज है, रिलीजियस आइडेंटिटीज है, वो किस तरीके से और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। सो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड्स ऑन द कल्चर, ये पूछा है। एक बार प्रिपेयर कर लिया, इजीली कोई भी आंसर लिख सकते हो। इसके बाद में कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इज द अज्यूमिंग अ न्यू आइडेंटिटीज, ठीक है, एंड एसोसिएशन फॉर्म्स, हेंस द कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। कमेंट 2018 क्वेश्चन है, हैज अ कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। एलेबोरेट यूर विद द इलस्ट्रेशन 2020। ये ना मैं सिंपल कर देता हूं, आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशन फॉर्म्स। आजकल देख रहे हो मैट्रिमोनी की साइट आ रही है जो पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए है, ठीक है, माली मैट्रिमोनी, सिंधी मैट्रिमोनी, इस तरीके से क्वेश्चन ये आ रही है। कैसा है, नए एसोसिएशनल फॉर्म्स तैयार हो गए। एक दिखता है आपको एफबी ग्रुप्स, फेसबुक के ग्रुप्स आते हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस आते हैं, कोई पर्टिकुलर कास्ट के लिए बनते हैं, ठीक है, एंड मेनी टाइम दीज आर द क्लोज ग्रुप्स, ठीक है। और एक क्लोज ग्रुप जो होता है ना, कि यहाँ पे बाकियों को एक्सेस नहीं रहता है, इफ यू बिलोंग टू दैट कास्ट देन ओनली वहां पे एक्सेस है। तो नए तरीके से एसोसिएशन फॉर्म्स तैयार हो गए, तो ये खत्म नहीं हुआ है, नए एसोसिएशन फॉर्म हो गए। तो दैट्स व्हाई कास्ट सिस्टम इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज सेपरेट स्टेट का डिमांड। ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। डिस्कस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। Then discuss whether the formation of new states in the recent times is beneficial or not for the ecosystem of the India। पहले पूछ लिया कि रीजनलिज्म की वजह से ये जो है ना डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट कैसे है। दूसरा पूछा है कि न्यू स्टेट जो फॉर्म हुआ है तो वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, ठीक है। सो द थीम इज सेम, दैट इज द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स, ठीक है। सो काइंडली प्रिपेयर दिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके, कम्युनलिज्म इंपॉर्टेंट है, वुमन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन है, पॉवर्टी है, और दलित्स और ट्राइबल्स के इश्यूज है। सो काइंडली प्रिपेयर दो टॉपिक्स प्रॉपरली, ठीक है। ये लिस्ट है, इसको नोट डाउन करके रख दो, दैट विल हेल्प यू। इसके बाद में नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस क्या है, तो लैंडस्लाइड का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा है, 2013, 2016, 2021। क्या क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द कॉजेस फॉर द मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन देन द वेस्टर्न घाट्स। तो हिमालय में मोर लैंडस्लाइड्स क्यों है देन वेस्टर्न घाट, क्वेश्चन पूछा है 2013 का। देन द हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट द सुटेबल मेजर्स फॉर द मिटिगेशन। सेम क्वेश्चन है, हिमालयस में क्यों है, पहले वेस्टर्न घाट में कंपेयर कर दिया, बाद में डायरेक्टली पूछ लिया सिर्फ हिमालयस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयस एंड द वेस्टर्न घाट, ठीक है। क्वेश्चन सेम है ना 2021 और 2013 का। तो किसी और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन करने से अच्छा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिया, तो क्वेश्चन तो यहां से बन रहे हैं और जहां से बन रहे हैं उस पर फोकस करो। देन आईएनएस स्टील इंडस्ट्री 2014 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। 2014 में क्वेश्चन पूछा था, अकाउंट फॉर द चेंजेस इन द स्पेशल पैटर्न ऑफ द आईएनएस स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड के लिए पूछ लिया।
iron and steel industry. Second, account for the present location of iron and steel industries away from the sources of the raw material. ठीक है, द थिंग इज कि आजकल किस तरीके से चेंज हो रहा है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन, इसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, पहले ऐसा था कि जहां पे रॉ मटेरियल है वहीं पे इसका लोकेशन था, अभी वैसा नेसेसरी नहीं है। जहां पे अभी मार्केट है वहां पे भी जो छोटे छोटे आयरन और स्टील के प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेंशन, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सो द थिंग इज सेम थिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेम क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड आफ्टर 6 years. Impact of IT industries. The growth of cities in IT hubs has opened up new avenues and employment, but has also created new problems. ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिखा है, 2017 में जो पूछा हुआ है अर्बनाइजेशन के अंडर। सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल्स। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द IT इंडस्ट्रीज इन द मेजर सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो IT इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा है, 2 बार क्वेश्चन है। ठीक है, और इधर 3 बार क्वेश्चन है, एक बार तो उन्होंने डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन सेम पॉइंट्स यूज कर सकते हो। तो बात ऐसी है कि मिनिमम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, मिनिमम पढ़ सकते हो और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन, व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द आर्कटिक सी एंड इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ लिया इन्होंने डिस्कवरी के बारे में। सेकंड, 2018 में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इंडिया इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द रिसोर्सेज ऑफ द आर्कटिक रीजन। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पूछा हुआ है दैट इज द रिसोर्सेज जो है, फॉर एग्जाम्पल पहले ऑयल पूछा है, बाद में वो बाकी के एनर्जी रिसोर्सेज है उनके बारे में पूछ रहे हैं, उससे कॉन्सिक्वेंसेज पूछ रहे हैं। जिसने 2015 में समझ लिया ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2018 में आसानी से लिख लिया। सो फोकस ऑन द रिपीटेड क्वेश्चंस। हिमालयन ग्लेशियर्स, bring out the relationship between the shrinking Himalayan glaciers and the symptoms of the climate change in the Indian subcontinent. ये जो है ना हिमालयन ग्लेशियर जो कम हो रहे हैं, जो श्रिंक हो रहे हैं, उनका क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है, दे आर आस्किंग। 2014 क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज। वहां पे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा था, यहाँ पे सिर्फ वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछा हुआ है। सो फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स। ओके, बहुत फायदा होगा। अब मानसून के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा हुआ है, 2 बार क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी असाइन्ड टू द मानसून क्लाइमेट दैट सक्सेस इन फीडिंग मोर देन 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द मानसून एशिया। 2017 में क्वेश्चन पूछा था, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 2015 में क्वेश्चन पूछा था, हाउ फार डू यू एग्री दैट बिहेवियर ऑफ द इंडियन मानसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू द ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। अब ह्यूमनाइजिंग ऑफ लैंडस्केप की वजह से किस तरीके से चेंज हो रहा है, दे आर आस्किंग अबाउट दिस थिंग्स। सो मानसून इंपॉर्टेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके चेंजेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस। अब पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, जस्ट बताऊंगा मैं आपको कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। पहली बार एटॉमिक एनर्जी पे पूछ लिया। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, ये पूछा है। दूसरी बार 2013 क्वेश्चन, दूसरी बार 2000 ये जो है 2013 क्वेश्चन है, शेल ऑयल एंड गैस के बारे में पूछ लिया। इसके बाद में सोलर एनर्जी के बारे में पूछ लिया। अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वजह से उस पर क्वेश्चन आना ही बनता है। तो जो भी है, शेल ऑयल हो गया, एटॉमिक ऑयल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये 9 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने वहां पे भी कवर किया। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ के, अफ्रीका, साउथ चाइना सी, ओशियन रिसोर्सेज, इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, नोट डाउन करना, प्रिपेयर कर लेना। 5th क्वेश्चन, वाटर रिसोर्सेज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ओशियन करंट्स, डेजर्टिफिकेशन, अल नीनो, ला नीना। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब भी पढ़ने बैठोगे तो पहले इन्हें प्रिपेयर करना। एक बार ये हो गया, उसके बाद बाकी चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, सो द ओनली पर्पज इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड, सो काइंडली प्रिपेयर दम seriously. Okay, so thank you and all the best. Hope this lecture will help you in your preparation.